सुल्तान ने अपना दूत अजमेर भेजा ये देखने के लिए कि क्या वहाँ का राजा बातों से मानता है या नहीं, लेकिन शायद वो नाअहल बातों से समझने वाला नहीं था। इसलिए सुल्तान ने अजमेर की तरफ कूच किया ताकि उस शैतान के खून में अपना खंजर डुबोकर सुल्तान अपनी नश्तर जैसी जुबान से राजा को बता सके जीत अल्लाह के बंदों की हुई है। पॉल डेविस अपनी किताब इतिहास की 100 सबसे निर्णायक लड़ाइयों में भारत में हुए कुछ युद्धों को शामिल करते हैं। इनमें एक था तराइन का युद्ध। ये वो युद्ध था जिसने भारतीय महाद्वीप की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और इसी के बाद उदय हुआ दिल्ली सल्तनत का। हालांकि तराइन में सिर्फ एक युद्ध नहीं हुआ था, 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध से भी पहले मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज के पास अपना एक दूत भेजा था। दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार हसन निज़ामी ने इस घटना का जो ब्यौरा दिया है उसी का जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। गौरी के दूत ने पृथ्वीराज को अधीनता स्वीकारने और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन पृथ्वीराज ने इनकार कर दिया। इसके बाद तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध हुआ। तराइन की पहली जंग में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के दूत को क्या जवाब दिया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जान कैसे बची, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। कहानी शुरू होती है 1175 से। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में घुरीद वंश का उदय हुआ। 2 भाइयों घियासुद्दीन और मुइजुद्दीन ने गजनवी सल्तनत को चुनौती देनी शुरू की और देखते ही देखते उन्हें उखाड़ फेंका। घियासुद्दीन घोर का सल्तनत बना, जबकि मुइजुद्दीन, जो आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से जाना गया, वो हिंदुस्तान फतेह करना चाहता था। 1178 में उसने मुल्तान पर कब्जा किया। आगे उसकी नज़र भारत की 3 ताकतवर रियासतों पर थी। गुजरात और उत्तरी राजस्थान में सोलंकी चालुक्यों का राज था, जबकि उत्तर में चौहानों का राज था, जो अजमेर से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उससे आगे फैला हुआ था। गौरी ने पहले चालुक्यों से युद्ध करने की कोशिश की। इसमें हार मिलने के बाद वो पीछे हट गया। इसके बाद उसने 1186 में लाहौर को जीता, जो उस वक्त तक गजनवी वंश के कब्जे में था। लाहौर से आगे वो चौहानों की सीमा में घुसना चाहता था। हालांकि युद्ध से पहले उसने अपना एक दूत सम्राट पृथ्वीराज के पास भेजा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और इतिहासकार जयानक पृथ्वीराज विजय नाम के महाकाव्य में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी गौ यानी गायों का दुश्मन था, इसलिए उसका नाम गौरी पड़ा। आगे जयानक लिखते हैं, वो जो गंदा भोजन करता है वो गौरी खुद अमावस बनकर राजाओं के भविष्य को अंधकार में डाल देना चाहता है। सम्राट पृथ्वीराज ने कसम खाई कि वो सभी राक्षसों का नाश कर देंगे और गौरी ने ऐसे शेर के पास उसकी मांद में अपना दूत भेजने की हिम्मत की है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। जयानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान चाहते थे वो अपने राज्य को पंजाब तक विस्तार करें, पर पंजाब उस वक्त मोहम्मद गौरी की सरपरस्ती में था, जो भारत पर कब्जा करने के लिए अपना मन बना चुका था। दूत के खाली हाथ लौटने के बाद उसने सबसे पहले धावा बोला बठिंडा पर। बठिंडा के किले पर गौरी का कब्जा होते ही दिल्ली के कान खड़े हो गए। पृथ्वीराज चौहान को ये समझ आ गया था कि गौरी कोई मामूली हमलावर नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सारे सहयोगियों को लामबंद करना शुरू कर दिया और मोहम्मद गौरी का सामना करने चल पड़े। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के तीसरे शासक थे। उनकी वीरता और समझदारी के किस्से पूरे भारत में मशहूर थे। जब गौरी ने बठिंडा पर कब्जा किया तभी पृथ्वीराज चौहान को यह समझ आ चुका था कि देर सवेर दिल्ली पर हमला होना ही है। वो भी जोर शोर से युद्ध की तैयारी करने लगे। साल 1191 में दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में तराइन में दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। इतिहासकारों में इस बात को लेकर कई मत हैं कि किसकी सेना ज्यादा ताकतवर थी। कुछ रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या करीब 2 लाख बताई जाती है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं संख्या 50,000 के आसपास थी। पर एक बात पर सारे इतिहासकार एकमत हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी की सेना से बड़ी थी। गौरी की सेना को घुरिद सेना कहा जाता था। संख्या में कम होने के बावजूद उनके पास घुड़सवार तीरंदाज थे। इन्होंने पैदल पृथ्वीराज की सेना को खूब परेशान किया। पृथ्वीराज की सेना जैसे ही आगे बढ़ती, गौरी के सैनिक उन पर तीरों की बौछार कर देते। इससे उनकी रफ्तार तो कम हो ही जाती, साथ ही उनका काफी नुकसान भी हो रहा था। घुरीदों की युद्ध नीति बेजोर थी, हालांकि इसमें कमी भी थी। तीर से हमला सिर्फ तब तक हो सकता था जब तक गौरी की फौज और पृथ्वीराज की सेना के बीच कुछ दूरी रहती, जबकि नजदीक की लड़ाई में पृथ्वीराज का पलड़ा भारी था। वजह एक तो उनकी संख्या ज्यादा थी और दूसरा उनकी सेना में लड़ाकू हाथी थे।
लड़ाई की शुरुआत में घुरिद सेना ने पृथ्वीराज की सेना पर तीरों से हमला किया, पर पृथ्वीराज चौहान ने इस हमले का जवाब घुरिद सेना पर चौतरफा हमला कर दिया। घुरिद सेना को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। इस हमले से गौरी की सेना के तीरंदाज पीछे हटने लगे। हालांकि घुरिद सेना ने पृथ्वीराज की सेना का सामना करते हुए भी अपनी सेना के इनर सर्कल में उन्हें घुसने नहीं दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की सेना संख्या और साजो सामान में ज़्यादा थी, लिहाजा वो घुरिद सेना पर भारी पड़ने लगी। गौरी को अब अच्छी तरह समझ आ चुका था कि नज़दीक की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की सेना से जीतना नामुमकिन है। इस बीच पृथ्वीराज चौहान की सेना के हाथी घुरिद सेना के बीचों बीच पहुंच चुके थे। हाथियों ने गौरी की सेना में खलबली मचा दी। उसके लड़ाके तीर चलाने में माहिर थे, पर जहां एक हाथी उनके बीच घुसता, उनकी पूरी टुकड़ी में भगदड़ मच जाती थी। जब ये लगने लगा कि अब घुरिद सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो चुकी है, तब गौरी खुद अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जंग के मैदान में आया। मैदान में उसके सामने थे पृथ्वीराज चौहान की सेना के सेनापति गोविंद राय। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि सेनापति पर हमला करने से पृथ्वीराज चौहान की बाकी सेना का मनोबल गिरेगा, जिससे घुरिद सेना वापस बढ़त पा सकेगी। उसने पूरी ताकत से गोविंद राय की तरफ अपना भाला फेंका, पर निशाना चूक गया। मोहम्मद गौरी के हमवतन इतिहासकार मिन्हास के अनुसार इस हमले में गोविंद राय के 2 दांत टूटे। जवाब में गोविंद राय ने भी अपना भाला मोहम्मद गौरी की तरफ दे मारा और इस बार निशाना नहीं चूका, सीधा मोहम्मद गौरी के हाथ के ऊपरी हिस्से में लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर सिंथिया टैलपोर्ट की किताब लास्ट हिंदू एम्परर के अनुसार इसके बाद गौरी लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन एक सैनिक ने जैसे ही अपने सेनापति को बेहोश होते देखा, उसकी जान बचाने के इरादे से वो उसे जंग के मैदान से बाहर ले गया। अपने सेनापति को मैदान में ना देख घुरिद सेना का मनोबल और भी कमजोर पड़ गया। अंत में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना पर जीत दर्ज कर ली। इतिहासकार कहते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना ने काफी देर तक मोहम्मद गौरी की सेना का पीछा किया, पर वो काफी दूर निकल चुकी थी। तराइन के पहले युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को समझ आ चुका था कि गौरी की सेना कमजोर नहीं और शायद वो फिर से हमला करे। इस वजह से उन्होंने इस लड़ाई के बाद पहला काम किया बठिंडा के किले को मजबूत करने का। इधर घायल होने के बाद मोहम्मद गौरी फिर से अपनी सेनाओं को एकजुट करने में जुट गया। पहली लड़ाई में उसे अपने विरोधियों की ताकत के साथ साथ उनकी कमजोरी का भी अंदाजा लग गया था। उसे एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि नजदीक की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराना नामुमकिन है, इसलिए वो एक नया प्लान तैयार करने लगा। इसके बाद मोहम्मद गौरी एक बार फिर वापस लौटा। तराइन के उसी मैदान में एक बार फिर लड़ाई हुई, लेकिन अगली बार युद्ध का नतीजा कुछ और रहा। तराइन के दूसरे युद्ध की कहानी आपको कल सुनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी मानस। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।